ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसने एक ट्रांस की कैफियत में रुख मोड़कर फजर को देखा, जो आंखें बंद किए बेआवाज आंसू से रो रही थी। अनमिटा मेकअप, हफा हफा लाल रोई रोई आंखें, चेहरे पर उसकी उंगलियों के छुपे हुए निशान, गर्दन पर भी लाल निशान पड़े हुए थे, हाथों की कलाइयों पर भी निशान। अजलान के दिल को कुछ हुआ था। उसने बेसाता अपने दिल पर हाथ रखा था। वो कैसे इस मोम की नाजुक सी गुड़िया को तकलीफ पहुंचा सकता था। वो पिछले 5 सालों में चाह कर भी उसे नफरत नहीं कर सका, चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल सका था। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, और शायद पहली और आखिरी नफरत। नहीं फजर अजलान हदशा, इतनी जल्दी तुम्हें मैं बख्शने के मूड में नहीं हूँ। उसने कर्ब से सोचा। उसने डैशबोर्ड से फोन उठाया और कुछ सोचते हुए किसी नंबर पर मैसेज सेंड किया। वो फोन दोबारा वापस रख दिया। अभी फोन वापस रखा ही था कि फोन की मसलसल ब्लिंक होती हुई लाइट ने उसकी तवज्जो की तरफ खींची। खुद को कंपोज करते हुए उसने कॉल उठाई। हाँ बोल अली, किधर है तू अजी? ऐना ने मेरा सर खा लिया है, उसकी कॉल रिसीव कर ले, बहुत फड़फड़ा रही है तेरी चिड़िया। वट उसकी कॉल रिसीव कर। अब अगर उसने मुझसे तेरा पूछा तो उसे जान से मार दूंगा, अली ने झंझलाते हुए कहा। डोंट वट यू वांट, डू वट यू वांट। फिलहाल तो मैं बस अपनी चिड़िया के पर काटना चाहता हूँ। अजला ने फजर की गोद से उसका हाथ उठाते हुए दबाया और फिर भरपूर कहकर लगाते हुए कहा, वट अजी, तू फजर भाभी के साथ है? टू टू टू। उससे पहले कि वो कुछ कहता, अजलान कॉल काट चुका था और अली ने बार बार कॉल करने पर भी उसे अजलान का नंबर बंद मिल रहा था। वो बेहद परेशान हो गया कि फजर को लेकर, क्योंकि वो अजी के गुस्से से वाकिफ था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। उसे फजर को जब बेयकीनी से खुद को देखा तो जवाब दिया, और फज्जर अपनी जगह हिल ना सकी। जितनी सूरतें से याद थी उसने सारी दिल से बढ़ते हुए अपनी बाहिफाजत वापसी की दुआ मांगी थी। कैसी अनहोनी बात थी ना, जो महरम था उसे डर लग रहा था और जो ना महरम था उसे खुद अपना आप सौंप रही थी। उसने अब आंखें बंद कर ली थी। वो अपनी बदकिस्मती के गौरने रास्ते को नहीं देखना चाहती थी। आप जाग रही हैं? जो तुम कर चुकी हो ना, उसके बाद मुझे अब नींद नहीं आ सकती, उसने तल्ख लहजे में कहा। मैंने बहुत कोशिश की थी आपके पोते को रोकने की अन्नबी। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती। सुबह से आप मेरी काला को नजरअंदाज कर रही हैं। मत करें ऐसे, नीता बेगम ने बेबसी से कहा। तुमसे जो बन सका तुमने किया, अब जो मुझसे होगा मैं वो करूंगी। उन्होंने हतमी लहजा अपनाया और काल काट दी। रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग चेयर पर बैठते हुए वो खुद को किसी हद तक नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि फजर की वापसी तक मुमकिन नहीं था। वह गुस्से से फनकारता हुआ अपने बाप के कमरे में दाखिल हुआ था। पापा, आपको मैंने कितनी बार कह चुका हूँ कि फजर की गाड़ी रिश्ता बजवाने का। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? अब अगर आपने एक हफ्ते के अंदर कुछ ना किया तो मुझे कुछ भी कर से आप नहीं रोक सकते। और हमने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। क्या उसने अजलान से तलाक ले ली? उनने बर में अचका कर पूछा। नहीं, मगर बहुत जल्द ले लेगी। आज भी वो मेरे हाथों में आते आते निकल गई। आप बात उसके हाथ में मेरे नाम की अंगूठी पहनाए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तुमने क्या अपने बाप को बेवकूफ समझा हुआ है? मुझे कोई शौक नहीं है अंधेरे में तीर चलाने का। पहले अपने तरफ लड़की को करो, उसको राजी करो, फिर देखते हैं। मगर पापा। अरम, गो एंड शट द डोर। उनने बेड की तरफ कदम बढ़ाए और अरम बाहर की तरफ पलटा, क्योंकि अब कुछ भी कहना फजूल था। वो गुस्से में गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। आ आयशा, एक अरसे तक मुझे पागल बनाए रखा तुमने, और अब तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को। मुझे क्यों लगता है कि तारीख अपना फिर से दोहराएगी और एक बार फिर असलान का ऊपर का टिकट कटेगा। ये कहते हुए उनका एक फलक शगाफ कहकर कमरे में गुंजा। हाय, हादी स्पीकिंग। हादी ने चाहते हुए कहा। उम्र 24 साल, रंग गोरा, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जिसको भी मिले प्लीज रख ले, हम गरीबों पर एहसान करके। अली ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ओए बेगैरत, ये क्या बकवास कर रहा है? ये तो कॉल भी मैंने की, ऊपर से तू मेरी टांग खींच रहा है। हादी ने गुस्से से कहा। जाहिल इंसान, तेरा नंबर तेरे नाम और थोपड़े से सेव है मेरे मोबाइल में, इसलिए ये हादी स्पीकिंग वाली चोली मना मारा कर। अब बोल, क्या टाइम जाया कर रहा है मेरा? अली ने उसे अच्छा खासा लताड़ा था। एक तो वो पहले ही अजलान की वजह से डिस्टर्ब था, ऊपर से उसे हादी पर भी गुस्सा था, जिसने पूरे हफ्ते बाद कॉल की थी। हाँ मुझे पता है तू नाराज है, पर यार इतनी मीटिंग्स थी, मैं तो एक हफ्ते से अभी सो भी नहीं पाया। मैंने वजाहत मांगी, जो तुम दोनों के दिल में आए करो। क्या मतलब? हादी ने हैरान को लहजे में पूछा। यार अजलान। अली अपनी टोन में वापस आया। क्या हुआ अजलान को? हादी फिक्रमंद हुआ। उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो जिसके साथ है उसे कुछ ना कुछ जरूर करेगा। क्या मतलब? किसके साथ है? फज्जर के साथ यार। फज्जर का नाम सुनते ही हादी का मोबाइल गिरते गिरते बचा। वो लाहौर कब आया? हादी को फिक्र हुई। कल। अली ने मुत्तसर जवाब दिया। कल आया और आज फज्जर के पास है? कुछ ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं है उसकी? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा।
हादी मेरी जान सूख गई है यहाँ, और तुझे एडवेंचर लग रहा है सब। कुछ नहीं करेगा उसके साथ, वो मोहब्बत करता है उसे वो, और मोहब्बत को नफरत तक पहुंचते सदियां लगती है। इस सदी में मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता। तू रिलैक्स रह, मेरी कल की फ्लाइट है, फिर मिलते हैं। ओके, फिर चल। फिर हादी से बात करके वो काफी हद तक रिलैक्स हो चुका था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। उतरो नीचे, उसने हुक्म मिला था। नहीं उतरोगे। उसने अपनी आंखें मजीद शिद्दत से बंद की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबूतर बिल्ली को देखा करता है। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और दूसरी साइड पर जाकर उसका दरवाजा खोला। वो बाल से पकड़कर खींच कर बाहर निकाला। दरअसल उसके चेहरे के जाविये बदले, लेकिन आंखें उसने भी नहीं खोली थी। आंखें खोलो, नया हुक्म मिला। नहीं, उसने शिद्दत से कहा। फजर, मेरे जब्त को आजमाओ मत। उसने उसके बाजू में अपनी उंगलियां तनसते हुए गुस्से से कहा। फजर ने आंखें खोली। ये देखकर उसके दिल ने शुक्र का कलमा पड़ा और शाह हाउस की एंट्रेंस पर खड़े थे। बख्श दिया आज तुम्हें अजलान हैदर शाह ने, सिर्फ और सिर्फ अनाबी की वजह से। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। वो सद लहजे में क्या था, वो आगे बढ़ रहा था और वो उल्टे कदम पीछे पीछे चलते हुए गाड़ी के दरवाजे से जा लगे थे। वो आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर आईलिड को पीछे करता हुआ बोझे लहजे में बोला। यार को दीदा हमार से ओझल कर गए, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके, यानी तरतीब करम का भी सलीका था उसे। उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। आखिरी लाइन को दोबारा रिपीट करते हुए हमारे लहजे में कहते उसने उसके गाल को होंठों से पकड़कर दांत से दबाया था, इस तरह की वो पूरी हिलके थी। दर्द से बिलबिला उठी थी जब उसने छोड़ा था दांतों की ओर हल्के से रसते हुए खून के निशान वाज़ेह थे उसके गाल पर। उम्मीद है ये वाली पहली मुलाकात तुम कभी नहीं बोलोगी। अब उसके जिस्म से अपना कोट उतार रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, अजलान इब्राहिम शाह अपनी महंगी से महंगी और बेजर सी चीज भी किसी के दस्तरस में बर्दाश्त नहीं करता, और अगर ऐसा करने की कोई जरूरत भी करता है तो अजलान इब्राहिम शाह उसकी दुनिया को तहस नहस करना अच्छे से जानता है। अब उसे अपनी उंगली उठाते हुए वार्न कर रहा था, चाहे इस महंगी चीज में मेरा कोट ही क्यों ना हो, और बेजर चीज में फजर इब्राहिम शाह ही क्यों ना हो। गॉट इट। आगे बढ़कर उसने फजर की पेशानी चूमी। इस लम्स में प्यार था, मान था, खौफ था, हिफाजत थी। उसे बेजर करके चला गया। उस सारी मंजर को अनाबी ने अपने कमरे की खिड़की से वाज़ेह देखा था। वह फजर को बाई हिफाजत छोड़कर गया था। वो आज भी उन्हें 5 साल पुराना मगरूर रूठा हुआ बच्चा लगा। उसका दिल कर रहा था कि आगे बढ़कर उसे सीने से लगा ले, मगर वो जानती थी कि वो उनसे बेहद नाराज है। अन्ना और मोहब्बत अजल से दुश्मन ठहरे। अन्ना की शिकस्त ही मोहब्बत को जान बख्शती है, और अगर अन्ना जीत जाए तो मोहब्बत के वजूद को रेत के जरू की तरह उड़ा देती है। उन्हें दिल से सोचा उनके बच्चे अन्ना और उनकी मोहब्बत में जल रहे थे। वह मुर्दा कदम उठाती हुई अंदर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। जिस गरूर कॉन्फिडेंस को ओढ़ कर वह घर से निकली थी, अनाबी को वो कहीं पर नजर आया। वो टूटे फूटे लड़खड़ाते हुए कदम चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। अनाबी उसकी चाल से खौफ आया था। एक ऐसी ही रात थी जब उनका बेटा हैदर शाह ऐसी लड़खड़ाहट का शिकार होकर टूटे आधे मरे बोझा कदम से बाहर निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया था। फजर की चाल और हैदर शाह की चाल में उन्हें जरा भी फर्क महसूस नहीं हुआ। दोनों अपनी प्यारों की दी हुई तकलीफों का बोझ उठाए आगे बढ़े थे। एक बेटा था, एक पोती। दोनों के हिस्से में आई तकलीफ एक जैसी थी। एक वापस नहीं आया था और इसने वापसी नहीं की थी। सबसे रूठकर मन्नू मट्टी तले जा सोया था और एक इस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अन्नाबी की नजरें डब डुबा गई थी उसकी शिकस्ती देखकर। एक पल में उनके दिल को खींच पड़ी थी। बेसाता उनका हाथ दिल पड़ गया था। उसने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया था। वो अपने मन मन के भारी कदम उठाती उसके कमरे के पास रुक गई थी। हिम्मत करके दरवाजे के नाम पर हाथ रखा, मगर दरवाजे ने खुलने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर वहां खड़ी रही और दिल ने शिद्दत से चाह की उसकी आवाज सुनने की, मगर अंदर से आवाज नहीं आई। उन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उससे पहले कि वो आगे बढ़ती कदम उठाती दूसरी किस लाने के लिए उनकी चीज सुनाई दी और फिर चीजों का उठा उठा कर गिराने की आवाज। उन्होंने शुक्र का कलमा पड़ा। फजर ने अपने वादे की लाज रखी थी। उसने वादा किया था कि हालात उसके हक में हो या ना हो, वो कभी भी हराम मौत नहीं बढ़ेगी। काश ऐसा ही एक वादा उन्होंने अपने बेटे से भी लिया होता। उनकी लाचारगी, शिकस्ती और बेटे को गले लगाने की ख्वाहिश उनकी आंखों से बहते पानी का मुंह बोलता हुआ सबूत थे। कैसी किस्मत थी, खुदा ने 2 बेटे दिए थे। एक ने हराम मौत को गले लगा लिया और हमेशा के लिए दो चला गया, और दूसरा तो होते हुए भी नहीं था। ना जिंदों में उसका शुमार होता था ना मुर्दों में। उनकी आंखें नम हो रही थी, सारे जख्म ताजा हो गए थे। वो अपने कमरे में आ गए थे। वो जानती थी कि अब वो सारी रात खुद से लड़की और उसे खुद को संभालने में वक्त चाहिए था, और वो उसे वक्त दे के आई थी। अजी, काश तुम अपनी अना को सर पर रख दो। काश तुम जो 5 साल पहले हो वो भूल जाओ। तुम दोनों की अना की जंग ने तुम दोनों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम दोनों की मोहब्बत का होगा।
यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हुए उसे घंटा हो चुका था। ड्राइवर लेने आया था, उसे मना कर चुकी थी। उसका दिमाग खोल रहा था, इंतजार कर करके बस नहीं चल रहा था कि इंतजार करवाने वाले का सर फाड़ दे। 10वीं बार वो कॉल मिला रही थी और हर बार की तरह नंबर बंद जा रहा था। कुछ गर्मी और कुछ गुस्से की चेहरे की लाली में इजाफा हो रहा था। अभी वो कैब करवाने का सोच रही थी कि गाड़ी अचानक से रुकी। उसने नजर उठाकर देखा और अब उसके दिमाग की रगें तन गई थी। उसके साथ बैठे हुए शख्स को देखा। सॉरी यार, अहमद को एयरपोर्ट से पिक करना था, देर हो गई। चलो आ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से, तुम्हें घर छोड़कर हमें एक मीटिंग के लिए निकलना है। उसका गुस्से से लाल होता हुआ मुंह देखकर नर्म लहजे में बोला, जी नहीं, बहुत शुक्रिया, आई विल मैनेज, मैं कैब करवा चुकी हूँ, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं। उसने एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था, सॉरी किशमिश, प्लीज आ जाओ ना, मैं टाइम से निकला था, बस अहमद की फ्लैट लेट पहुंची। वो जानता था कि अहमद को देखा उसका गुस्सा डबल हो गया था। वो ये भी जानता था कि उसे पसंद नहीं करती, इसलिए आपके बाद उसके लहजे में रिक्वेस्ट थी, मैंने आपसे वदाहत मांगी, अब जाए यहाँ से, मेरी कैब आती होगी। उसके किसी रिक्वेस्ट को हाथ में नहीं लाई थी। आ जाओ यार किशमिश प्लीज, बहुत लेट हो रहा हूँ। उसे घड़ी पर नजर डालते हुए फिर से इल्तजा की थी, कहा ना कि नहीं जाना। वो गुस्से से कहकर मुड़ी थी, आ जाओ यार, मेरी वजह से देर हुई है, माफ कर दो बेचारे को और बैठो गाड़ी में। आपकी बार अहमद बोला था, तुमसे बात किसने किया, अपनी लिमिट्स में रहा करो। वो गुस्से से चलाई थी और एक सर पर चलने लगी। उसकी तो मैं आपकी बार बिम्मो का गुस्सा आया था। वो सीट बेल्ट गुस्से से उतारकर गाड़ी से उतरा, उसे बाजू से पकड़कर खींचकर रूह अपनी तरफ मोड़ा। क्या तरीका है ये बात करने का, तुम्हें मैनर्स बोलते जा रही हैं, कितनी बार बताया है कि वो दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे तमीज से बात किया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक दफा की बात नहीं घुसती। उसे उसके इस तरह अहमद से बात करने पर गुस्सा आया था। उसे अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते की इंसल्ट बर्दाश्त ही कब थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कि मैं कैब से चली जाऊंगी। उसने एक ही रट लगाई हुई थी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेली को किसी अजनबी ड्राइवर के साथ जाने दूंगा, भूल है तुम्हारी। इतने बेगैरत नहीं हुए अभी हम कि अपने खानदान की लड़कियों को धनाते हुए छोड़ दें। कहते हुए उसने उसे गाड़ी में बिठाया। या बीमो, आराम से लग जाएगी उसे। अहमद ने उसे हैरान होते हुए कहा था, नहीं कुछ होता, उसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं, बस वो टाइट करने पड़ेंगे। बीमो मिरर में उसे देखते हुए बोला, देन शी नीड सम सेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट। अहमद ने कहते हुए फलक शिकाफ कहकर छोड़ा था, मशवरा बुरा नहीं है। बीमो ने भी कहकर लगाते हुए मिरर में से रोती हुई और सूसू करते हुए किशमिश को देते हुए कहा, जबकि वो उनकी बातों पर बैठी हुई खामोशी से आंसू बहा रही थी। टिशू। अहमद ने अपने दांतों की नमाज करते हुए टिशू बास उसकी तरफ बढ़ाया था, गोया एक आहरी चिंगारी को हवा दी हो, जलती पर तेल का काम। किशमिश ने लाल अंगारा आंखों से उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था और टिशू बास उसके हाथ से खींच कर गाड़ी में से बाहर फेंका था, जिस पर अहमद और बीमो दोनों के फलक शगाफ कह के गूंजे थे। वो रेस्ट ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा था। फजर पर अपना इतना गुस्सा उतारने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के आगे वो मंजर आ रहा था कि कब जब अरहम का हाथ फजर की कमर पर था। कमरे में आकर उसने अपने पाँव से टेबल को उड़ा कर रख दिया था। इसलिए में उसको कॉल आई, सर काम हो गया है, गोली ने हाथ और बाजू को बुरी तरह से इंजर्ड किया है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने उसे इतला दी। गुड। उसे शाबाश देते हुए कॉल काट दी। हाँ हाँ हाँ, अहमद हमदानी। अजलान हैदर शाह अपनी कीमती चीज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हर हाथ को तोड़ने के सलाहियत रहता है। हाँ फजर इब्राहिम शाह, तुम मेरे लिए बेजर नहीं, बहुत ही कीमती हो, मेरी हयात हो, मेरी कायनात हो, उस आहरी गोंद जैसी हो जो रूह को सैलाब कर दे। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएंगे हम। बस डरता हूँ कहने से, करने से। उसकी आंखें सबसे लाल हो रही थी। तुम्हारी माँ खुद तो मर गई, मेरी मोहब्बत भी मर गई, मुझे घटन होती है मुझे घुटन होती है तुम्हारे बगैर, मुझे हर रात अजाब लगती है। आपके वो आंसू से बड़ी हुई आंखों से हलक के बल चलाया था। आज फिर तुम्हारे सामने आने से मेरी नफरत की दीवार गिर गई है। क्यों नहीं होने देती तुम मुझे तुमसे नफरत, क्यों? वो रोते हुए चीख रहा था, टूट गया था, थक गया था, शायद दोहरे रास्ते चलते चलते सितारे गिरने जा चुके थे, मगर वो किसी के लिए जागना चाहता था। उसे एक बंदे ने धोखा दिया था, वो हर आदमी का बुरा चाहता था। प्लीज फजर, आज के बाद किसी के करीब मत जाना प्लीज। वो सिसकियों से रो रहा था, तुम पर, तुम्हारी रूह पर मेरा हक है, मैं जान से मार दूंगा हर उस इंसान को जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। एक सिर्फ तुम्हें तुम्हें लेकर मेरा जुनून बढ़ता जा रहा है। आज तुमने मेरे जब्त को आजमाया है। उसे सिगरेट सुलगाई थी और खुद को नॉर्मल करना चाहता था। आज की रात भी उसके सिगरेट पीते हुए, उसकी याद करते हुए गुजरनी थी, क्योंकि वह जानता था अब वो जितनी भी कोशिश कर ले सो नहीं सकेगा। अरहम गाड़ी लेकर कुछ ही दूर निकला था कि किसी गाड़ी ने सामने से आकर उसका रास्ता रोका। एक आदमी ने उसे गाड़ी से निकाला और बिना कुछ कहे उसके हाथ और बाजू पर फायर कर दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा था। सर का हुक्म है कि नेक्स्ट टाइम उनकी किसी भी रिश्ते के करीब आने या उसे छूने से पहले इन फायर्स को याद रखना।
نہیں تو اگلی گولی یہاں لگے گی۔ نقاب پوش اس کے سینے پر ہاتھ رکھا کہا اور اسے وہیں پر گرا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاپا مجھے بھوک لگی ہے، میں ان روڈ پر ہوں۔ اڈم نے بڑی مشکل سے نمبر ڈال کر کے باپ کو اطلاع دی تھی اور بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ کمرے میں جا کر اسے ساری چیزیں الٹ کر رکھ دی تھی۔ رہ کر اسے اپنے چہرے، ہونٹوں، کانوں اور گردن اور کمر پر اس کے پرحدت لمس محسوس ہو رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ روح کا درد ہے یا جسم کا۔ ایک لمحے میں اس اپنی گردن پر سے اس کے لمس کو اپنے ناخن سے کھرچنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ہی اس نے دائیں گال پر کیا تھا، پھر بائیں گال پر، جہاں کچھ دیر پہلے رستا ہوا خون جو جمع تھا دوبارہ سے رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنے کان کو بے دردی سے نوچا تھا، پھر اس نے دائیں ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جا کر ناخنوں سے اپنی کمر کو نوچا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ آخر میں اس نے اپنی ہتھیلی کی پوچھ سے پیشانی کے لمس کو بہت زور زور سے رگڑا۔ ناخن رگڑے تھے مگر سوائے اسکریچز کے نشان پڑنے کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے لمس کسی پکی مہر کی طرح اس کی روح میں تحلیل ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ لمس روح میں اترنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایسے لمس بہت جان لیوا ہوتے ہیں، یا تو جادوانی بخشتے ہیں یا پھر نسوں میں زہر بن کر قطرہ قطرہ جان نچوڑتے ہیں۔ اذلان حیدر شاہ کے ہر لمس نے اس کے نسوں میں قطرہ قطرہ زہر بڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو لمس وہ کھرچ رہی ہے، مٹا رہی ہے، وہ جسم کے تو تھے ہی نہیں، وہ تو روح کے لیے تھے۔ وہ روح کے لمس، ان کی تکلیف ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب تک سانسیں چلتی ہیں۔ اب اسے جلن ہو رہی تھی، اس کے دیے ہر زخم پر اپنے لگائے گئے زخموں نے جلن بار دی تھی۔ اس کی روح جل رہی تھی، اس کے زخم جل رہے تھے، اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فجر اذلان سے بڑھ کر تمہاری نفرت فجر اذلان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بابا کے بعد اذلان وہ واحد شخص ہے جس پر میں تمہارے حوالے سے اعتبار کر سکتی ہوں، انہیں پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ماما نہیں کریں پلیز، وہ بھائی ہے میرے، ویسے بھی کبھی کبھی اتنے روڈ ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ان کی قید میں بند ہو کر رہ جاؤں؟ ماما مجھے اڑنا ہے، مجھے کھل کر جینا ہے، میں پابندیوں میں سانس نہیں لے سکوں گی، پلیز نہیں کریں ایسا۔ اسے التجا کی تھی۔ تو آپ اپنی انا بھی کی، اپنی ماما کی، تایا ابو، خالہ جانی، کسی کی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ صبح فجر تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا بیٹا، خواہشوں کا حصول اپنوں کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اس کا پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ماما نے بے بسی سے ان کو پکارا تھا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس کی ماما کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس شوق کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ہا 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 ماما، ہا ہا ہا، وہ روتے ہوئے ہنسی تھی۔ دیکھیں ماما، دیکھیں، دیکھ رہی ہے نا آپ کا اذلان کتنے اچھے سے میری حفاظت کر رہا ہے، مجھے خوش رکھ رہا ہے۔ آپ خوش ہیں نا ماما؟ مجھے درد ہو رہا ہے ماما، مجھے سانس لینے میں درد ہو رہا ہے ماما۔ وہ اذیت کی آڑی حد پر تھی، وہ رو رہی تھی۔ ماما بابا کو درد ہو رہا ہے، انہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، بس میری باتیں سن کر مسکراتے ہیں یا روتے ہیں۔ آپ کو اور بابا کو تکلیف دی ہے اس کے پاپا نے، اور مجھے تکلیف وہ دے رہا ہے، لیکن نہیں، اب اور نہیں۔ فجر ابراہیم شاہ اپنے ہر آنسو کا بدلہ لے گی، اپنی ماما کی بے حرمتی کا بدلہ لے گی، ان کی اذیت ناک موت کا بدلہ لے گی، اپنے بابا کے دن رات کی ہر تکلیف کا بدلہ لے گی۔ ہاں اذلان حیدر شاہ، اپنے باپ کے کیے گئے گناہوں کا کفارہ تم ادا کرو گے، وہ بھی سود سمیت۔ تمہارے اتنے سے جنون سے میں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ اس نے بے دردی سے ہتھیلیوں کے پوچھ سے آنسو رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ بھاگتے ہوئے واش روم گئی، شاور آنکھ کے نیچے کھڑی ہوئی، ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے جیسے سر پر پڑتی ہوئی جسم گلا کر رہی تھی، اسے سکون مل رہا تھا۔ آنکھیں کھولے کسی غیر معمولی نقطے پر غور کرتے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کاش پاپا آپ ٹھیک ہوتے، میری کمزوری نہیں میری طاقت ہوتے، پھر ہم دونوں بدلا لیتے اذلان سے اس کے باپ کے گناہوں کا۔ کاش پاپا۔ اس کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے۔ انا بھی نہیں مانتی ان کا بیٹا قصوروار ہے، وہ کہتی ہے ان کے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے، ٹریپ کیا گیا ہے، مگر پاپا اس ٹائم ماما کے پاس تایا ابو ہی تو تھے، آپ نے خود دیکھا تھا نا۔ پاپا جلدی ٹھیک ہو جائے نا آپ پلیز۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، آنسو میں مزید شدت آ گئی تھی، کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا اس کے پاس سوائے انا بی کے۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی ہمت اکٹھی کر کے لباس تبدیل کر کے وضو کیا اور روتے ہوئے فجر ادا کی۔ اس سارے عمل میں ایک بار بھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ پھر ٹوٹ کے تھے۔ کتنی دیر وہ ڈباتی ہوئی نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں پہ کھینچی آئی تریچی لکیر کو دیکھتی رہی۔ میں کیا مانگوں آپ سے، میرا سب کچھ تو آپ لے چکے ہیں، ماما تھی وہ بھی لے لی، بابا کو بھی نہیں ٹھیک کر رہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس رات چلے گئے تھے، بس ان کا جسم باقی ہے یہاں۔ 5 سال سے وہ کومے میں ہے، آپ جانتے ہیں نا کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے روز ان کو ایسی حالت میں دے کر۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، سارے گلے شکوے ٹوٹتے لفظوں میں ادا کر رہی تھی۔ نہیں ہونا نا، اب میں آپ کی اچھی والی دوست بری ہونا، گندی ہونا، اس لیے تو آپ نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ محبت بخشی تھی شوہر کے روپ میں، چاہنے لگی تھی اسے میں، نہیں میں تو اسے اپنا بھی ابھی بھی چاہتی ہوں، اسے زندگی ہے وہ میری، اسے بھی چھین لیا مجھ سے۔ آنسو کا پھندا اٹکا تھا اس کے گلے میں۔ کیا لکھا ہے میری نصیب میں،
آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ میری طرف نہیں دیکھتے کیا؟ کیا کمی ہے میری طرف میں؟ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ اسے یہاں نہ بھیجے، میری زندگی میں واپس نہ لائے، مجھے اس کے سامنے نہ لائے، مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہوا۔ اس طرح اتنے جنون اور شدت سے میرے سامنے آیا ہے، اتنی شدت فجر کے رونے میں اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سانس نہیں آ رہا۔ مجھے اس کی نفرت برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس سے محبت نہیں کرنی، مجھے اس کے پاس نہیں جانا، مجھے اس سے دور نہیں ہونا۔ وہ تیز اور ٹوٹی پھوٹی سانسوں سے لفظ ادا کر رہے تھے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اب سمجھ سکتے ہیں نا میری حالت؟ اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین رکھا کرو، وہ رحمان ہے، دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس کی ماما کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ ٹوٹے پھوٹے لڑکھڑاتے ہوئے لفظ ادا کرتے وہ وہیں پر گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئے تھے۔